डॉक्टर कल्पना सेनी। नहीं सेनी सर। माननीय उपसभापति महोदय, आज इस सम्मानित सदन के माध्यम से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2024-2025 के बजट पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। शिक्षा पर बोलिए जी, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक सुधारों और शिक्षा पर चर्चा हो रही है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास, ऐतिहासिक सुधारों और दूरगामी पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। मोदी सरकार ने हमेशा शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार माना है। इसी विचारधारा के साथ शिक्षा प्रणाली को सशक्त, समावेशी और वैश्विक नेतृत्व वाले भारत देश की ये शिक्षा नींव मजबूत करेगी। हमारे देश की 40% आबादी युवाओं और बच्चों की है, जो भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन उसका सही नियोजन एक महत्वपूर्ण चुनौती भी है। राजनीति के पारंपरिक और सर्वकालिक मुद्दों में रोजगार सबसे प्रमुख स्थान पर रहता है। किसी भी सुशासन की परख का आधार शिक्षा व्यवस्था होती है। यदि मोदी सरकार के 10 वर्षों का मूल्यांकन किया जाए तो कई ऐतिहासिक उपलब्धियां सामने आती हैं। विपक्ष की पिछली सरकारों की निष्क्रियता और अदूरदर्शिता के कारण भारत की शिक्षा प्रणाली वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ती चली गई। शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने, डिजिटल इंडिया के अनुरूप ढालने और रोजगार परक बनाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। परिणाम स्वरूप छात्र केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित रह गए और उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिला। विपक्ष के कार्यकाल में कौशल विकास और रोजगार परक शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, जिससे विद्यार्थी केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित रहे और औद्योगिक आवश्यकता के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिल सका। लेकिन इसके विपरीत 2014 में भाजपा सरकार आने के पश्चात शिक्षा क्षेत्र में निरंतर सुधारों को प्राथमिकता देते हुए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई। 2014 में 68.728 करोड़ रुपए के बजट के साथ शिक्षकों की ट्रेनिंग, स्किल कार्यक्रमों और वर्चुअल कक्षाओं पर ध्यान दिया गया। 2015 में बजट मामूली बढ़कर 68.968 करोड़ रुपए हुआ। उससे उच्च शिक्षा, नए IIM, नई IIT और शिक्षा ऋण योजनाओं पर जोर दिया गया। माननीय सभापति महोदय, 2016 में 72.394 करोड़ रुपए का बजट शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से जारी हुआ, जिसमें हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी की स्थापना हुई। 2017 में शिक्षा क्षेत्र को 9.9 की बढ़ोतरी के साथ 79685 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिससे कॉलेजों को स्वायत्तता देने और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए गए। 2018 में 8326 करोड़ रुपए के बजट के साथ स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया, जो विदेशी छात्रों को आकर्षित करने पर केंद्रित था। 2019 में 13.4 वृद्धि के साथ 94853 करोड़ रुपए मिले, जिससे खेल, शिक्षा, रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की पहल शामिल थी। 2020 में शिक्षा बजट 99300 करोड़ रुपए तक पहुंचा, जिसकी मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति को लागू करना था। 2021 में शिक्षा मंत्रालय को 93224 करोड़ रुपए मिले, जिससे स्कूलों और उच्च शिक्षा को सशक्त करने के साथ वैश्विक साझेदारी के माध्यम से कौशल विकास पर जोर दिया गया। देश के युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भाजपा सरकार ने शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए हैं। इन प्रयासों का सबसे महत्वपूर्ण कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक परिवर्तनकारी लहर के रूप में उभरी है। इस नीति ने शिक्षा प्रणाली की आवश्यकताओं को समझते हुए एक समग्र, समावेशी दृष्टिकोण को अपनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित रखना नहीं है, उन्हें बहुविषयक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल में सशक्त बनाना है। NEP 2020 के प्रमुख पहलुओं में बहुविषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना शामिल है, जिससे कला, विज्ञान और व्यावसायिक विषयों का एकीकरण किया गया है। यह नीति आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान
कौशल को प्रोत्साहित करती है, जिससे छात्र केवल रटकर सीखने के बजाय व्यवहारिक और नवाचार आधारित शिक्षा प्राप्त कर सके। NEP 2020 का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं है, बल्कि छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है और आत्मनिर्भर भारत की नींव को मजबूत करना है। 2022 में शिक्षा बजट पहली बार 1 ट्रिलियन रुपए के पार पहुंचा, जिसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति कार्यक्रमों और संस्थानों को समर्थन देने पर विशेष ध्यान दिया गया। 2023 में यह बजट बढ़कर 112.899 करोड़ रुपए हो गया, जिससे एकलव्य विद्यालयों को 38,000 शिक्षकों की नियुक्ति, अनुसंधान केंद्रों की स्थापना और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शामिल थी। 2024 में शिक्षा बजट 148,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिसमें डिजिटल शिक्षा, रोजगार परक कौशल विकास और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा सुधारों को गति देने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया। यह दशक शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप कौशल विकास की प्राथमिकता देने का साक्षी रहा। NEP 2020 के प्रमुख पहलुओं में बहुविषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना शामिल है, जिसमें कला, विज्ञान और व्यावसायिक विषयों का एकीकरण किया गया। यह नीति आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करती है, जिससे छात्र केवल रटकर सीखने के बजाय व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करते हुए सरकार ने शिक्षा को रोजगार परक बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। स्किल इंडिया मिशन और रिसर्च फाउंडेशन जैसी पहलों ने युवाओं को हुनरमंद बनाकर उनकी क्षमताओं को नया आयाम दिया। इन प्रयासों के चलते प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा का यह विश्वास मजबूत हुआ कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उनके प्रयास सही राह पर है। इस चुनाव में भी युवा शक्ति मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत बनी। शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में मोदी सरकार ने 10 वर्षों को स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। इस दौरान नई शिक्षा नीति लागू करने से लेकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तक कई बड़े कार्य किए गए, जो युवा सोच और उनकी ज़रूरतों के अनुरूप थे। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना भी इसमें एक अहम पहल थी। आश्रम प्लेटफॉर्म के जरिए 4 करोड़ से अधिक छात्र ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ चुके हैं। हालांकि डिजिटल शिक्षा की अवधारणा पहले से मौजूद थी, लेकिन कोविड काल में इसे जबरदस्त गति मिली। जब स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद हो गए, तब ऑनलाइन शिक्षा ही एकमात्र विकल्प बनी। अब यह न केवल सुविधा बल्कि आवश्यकता बन चुकी है, खास तौर पर उन छात्रों के लिए जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित थे। देश के स्कूलों की आदर्श स्थिति को लेकर अब तक कोई मानक तय नहीं था, लेकिन नीति लागू होने के बाद मोदी सरकार ने प्रत्येक ब्लॉक में 2 सरकारी स्कूलों को आदर्श स्कूल में बदलने का निर्णय लिया, जिसे PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया का नाम दिया गया। इसके तहत 6207 सरकारी स्कूलों को चुना गया और इसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए 630 करोड़ रुपए जारी किए। बेरोजगारी से युवाओं को बचाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही उन्हें कौशल विकास से जोड़ने की रणनीति बनाई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई। सरकार का लक्ष्य है 2030 तक देश के 50% युवाओं को किसी न किसी कौशल से जोड़ा जाए। केंद्रीय बजट 2025-26 शिक्षा प्रणाली को डिजिटलीकरण, तकनीकी सशक्तिकरण और नवाचार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट में शिक्षा मंत्रालय के लिए कुल 128,650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 6.22% अधिक है। मोदी सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 78,572 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा के लिए 500,777 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को व्यापक स्तर पर सुदृढ़ किया जा सके। सरकार ने स्कूली शिक्षा को अधिक समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना की योजना बनाई है, जिससे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के प्रति विद्यार्थियों की रुचि को प्रोत्साहित किया जा सके। दशकों तक भारत में डिजिटल शिक्षा और तकनीकी संसाधनों की उपेक्षा एक बड़ी समस्या रही। जब 21वीं सदी में डिजिटल क्रांति अपने चरम पर थी, तब भारत की शिक्षा प्रणाली इस बदलाव को अपनाने के लिए
तैयार नहीं थी। भाजपा सरकार ने निर्णय लिया कि डिजिटल इंडिया अभियान के तहत भारत नेट परियोजना के माध्यम से सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, जिससे ई लर्निंग और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। वही उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उन्नत तकनीकों के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ आईआईटीज, आईआईएम्स, एनआईटीज, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य स्वायत्त संस्थानों के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे भारतीय युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार किया जा सके। पिछले 10 वर्षों में 23 आईआईटी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 65,000 से 100% बढ़कर 1.35 लाख हो गई है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिससे शिक्षा तक उनकी पहुंच सुगम हो सके। नए स्कूल खोलने के साथ साथ कक्षा 8 तक की छात्राओं को मुफ्त किताबें और ड्रेस उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि आर्थिक बाधाएं उनकी पढ़ाई में रोड़ा न बने। आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए अध्यापकों के आवासों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही महिला शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है, जिससे छात्राओं को सुरक्षित एवं अनुकूल शैक्षणिक माहौल मिल सके। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दयनीय बनी रही, जहां सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं, योग्य शिक्षकों और गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम का अभाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा था। भाषा नीति की दृष्टि से भी कांग्रेस सरकार ने शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा को अत्यधिक प्राथमिकता दी, जबकि मातृभाषा और भारतीय भाषाओं की अनदेखी की गई। इसका नतीजा यह हुआ कि ग्रामीण और वंचित वर्ग के छात्र उच्च शिक्षा तक पहुंच उनकी कठिन हो गई। और इसके विपरीत मोदी सरकार ने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पुस्तक योजना की शुरुआत की, जिससे स्कूलों और विश्वविद्यालयों में विभिन्न भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे मातृभाषा में शिक्षा को बल मिलेगा। इसी क्रम में सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है, जो लाखों छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। कौशल विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिससे उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। सरकार गिग और प्लेटफॉर्म वर्क्स को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए पहचान पत्र जारी करने की योजना पर काम कर रही है, जिससे उन्हें अधिक सुरक्षित रोजगार अवसर प्राप्त होंगे। अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिससे भारत वैश्विक अनुसंधान केंद्र के रूप में उभर सके। सरकार ने मेडिकल और तकनीकी शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए नए मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों की स्थापना के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिससे अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री विद्या योजना के तहत डिजिटल शिक्षा संसाधनों को और मजबूत किया जाएगा, जिससे स्कूली बच्चों के लिए ई कक्षाओं और ऑनलाइन अध्ययन सामग्री को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कौशल विकास, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग और लचीली शिक्षा प्रणाली को अपनाया जा रहा है, जिससे छात्र अकादमिक और व्यावसायिक शिक्षा का संयोजन कर सकें। सरकार ने शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की योजना बनाई, जिससे छात्र उद्यमिता की ओर प्रेरित हो सके। इस बजट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया गया, जिससे वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है शिक्षा केवल एक डिग्री प्राप्त करने का माध्यम न रहकर नवाचार, आत्मनिर्भरता और रोजगार पर कौशल का स्रोत बन सके। इसके लिए मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। यह बजट शिक्षा के क्षेत्र में समग्र सुधार और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन पहलों से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इस बजट में प्रस्तावित सुधारों से भारत शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ेगा। यह बजट सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि युवा भारत का भविष्य गढ़ने का संकल्प है। सबका साथ,
सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ यह बजट एक सशक्त, आत्मनिर्भर और ज्ञान आधारित भारत की दिशा में अभूतपूर्व कदम है। मैं पूर्णतया इस बजट का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।